Hello बच्चों. So today we are going to start our another unit of macroeconomics class 12th का जो कि आपका चौथा यूनिट है, which is chapter 10 of संदीप गर्ग की बुक. आपके सामने है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी. एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो या दिस यूनिट इज ऑल्सो वर्थ 6 मार्क्स. अब मोस्ट लाइकली जिस हिसाब से पैटर्न है बच्चों, जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो ये 6 नंबर भी जो स्प्लिट होते हैं हमारे मोस्टली 1 और 3 मार्कर में या 4 मार्कर का क्वेश्चन. ठीक है. तो क्वेश्चंस की टाइप, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ भी बताऊंगी, जैसे मैंने लास्ट यूनिट में भी कवर किया था. और इसके बाद जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो भी लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. राइट. तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है. ठीक है. सो लेट अस प्रोसीड विद दैट. पहले पेज पे आपको बच्चों डेफिनेशन मिलेगी, बट इससे पहले हम यहाँ डेफिनेशन में जाएं, बहुत थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन करूंगी इस चीज पे. तो गवर्नमेंट वर्ड अभी हटा देते हैं. अगर मैं कहूँ बजट, तो बजट एक ऐसी चीज है, एक ऐसी टर्म है जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो प्राइसेस बढ़ गए इकोनॉमी में, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ गया, जैसे अभी पेट्रोल प्राइसेस हैव बीन इंक्रीजिंग. तो अगर न्यूज में कवरेज होती है तो यूजुअली फीमेल्स को दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि चीजें महंगी हो गई हैं और हमारे बजट के बाहर है. ठीक है. तो मेरे बजट के बाहर है, इसका क्या मतलब है? दैट इज नॉट अफोर्डेबल टू मी, आई कांट बाय. राइट. या आई एम हैविंग अ डिफिकल्टी इन बाइंग दैट कमोडिटी. सो इसका मतलब बजट से मेरा जो कॉनोटेशन है, जो पार्लेंस है, दैट कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स. पहली चीज है मेरी इनकम, मेरे पास पैसा कितना है. दूसरी चीज है जो मैं खर्चा करने जा रही हूँ. राइट. तो अगर मेरी इनकम कम है, मेरा खर्चा ज्यादा है, दैट दैट पर्टिकुलर थिंग इज बियॉन्ड माई बजट, वो मेरी पहुंच के बाहर है. बट अगर जो मैं खर्चा करने जा रही हूँ वो मेरी इनकम के अंदर है, दैट इज विद इन माई रीच, विद इन माई बजट. राइट. सो बच्चों याद, बस बेसिकली यहाँ पे ये चीज रखना, हालांकि ऑब्वियसली हमने पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना है. तो बजट में दो चीजें आएंगी. ठीक है. किसी का भी बजट, किसी इंडिविजुअल का भी जो बजट है, वो दो चीजें कंप्राइज करता है. एक उसकी इनकम, या डिपेंड करता है उसकी इनकम पे और उसके एक्सपेंडिचर पे, खर्चे. ठीक है. तो अब इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट अस लुक इनटू गवर्नमेंट का बजट क्या है, सरकारी बजट क्या है. डेफिनेशन आपके सामने है, मार्क करेंगे. सो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट. यहाँ पे मैं यूजुअली एक वर्ड ऐड कराती हूँ, ना भी करें तब भी चलेगा, कर लेंगे तो अच्छा है. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. शोइंग आइटम वाइज, अब यहाँ पे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देंगे. आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ, एस्टिमेट्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मिस नहीं होना चाहिए, नॉट टू बी मिस्ड. ठीक है. एस्टिमेट्स ऑफ व्हाट? रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. अब रिसीट्स मतलब इनकम. हम यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए इनकम वर्ड नहीं यूज करते क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कमा नहीं रही, दैट वेज. राइट. सो इनकम यूजुअली जो यूज करते हैं वो इंडिविजुअल के लिए यूज करते हैं. सो गवर्नमेंट की रिसीट्स, जो गवर्नमेंट प्राप्तियां इसको हिंदी में बोलते हैं, और गवर्नमेंट का जो खर्चा एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. राइट. तो अब इसको पूरा डिटेल में समझते हैं एक बार. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. फाइनेंशियल क्लियर है, हम पैसे की बात कर रहे हैं. एनुअल स्टेटमेंट एक साल के लिए है. फिस्कल ईयर क्या होता है हमारा? तो एक साल जो हम बोल रहे हैं, आवर फिस्कल ईयर इज नथिंग बट डिफाइंड फ्रॉम, जो अकाउंट्स वाले बच्चे हैं वो अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं. राइट. सो दैट इज डिफाइंड फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च. ठीक है. तो अगर मैं कहूं हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027. राइट. सो वहीं पे आ गया एनुअल या फिस्कल ईयर. शोइंग व्हाट? आइटम वाइज. आइटम क्या है मतलब किन किन हेड्स पे. ठीक है. कहाँ कहाँ से पैसा सरकार उठाएगी, कहाँ कहाँ पे खर्चा करेगी, तो उन आइटम्स जो हम कंपोनेंट्स में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में. आइटम वाइज एस्टिमेट्स. तो एस्टिमेट्स वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि हम यहाँ पे अनुमानित की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो गवर्नमेंट क्या हिसाब लगाती है कि अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर के जो हमारे जहां जहां से हम पैसा उठा सकते हैं, जो हमारी रिसीट्स होंगी, हम कितना पैसा उठा लेंगे उसका हिसाब लगाया जाएगा. और वो पैसा जो रिसीट्स की फॉर्म में आया, हम उसको कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे फॉर से प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, फॉर डेवलपमेंट, फॉर
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड बेसिकली ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो अनुमानित वर्ड यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की, गवर्नमेंट बजट कब आता है? सो गवर्नमेंट बजट इज रिलीज्ड ऑन 1 है ना। तो आपने भी अगर गवर्नमेंट जब बजट आता है तो आपने स्पीच अगर सुनी हो तो वो कब आता है, जो दैट इज गिवन बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर, जो प्रेजेंटली कौन है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप अगर इस पे प्रोजेक्ट भी बनाए, तो ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि बच्चों बजट कब रिलीज होता है? 1 बजट रिलीज करता कौन है? दैट इज गिवन आउट बाय, द स्पीच इज गिवन आउट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है? मिसेस निर्मला सीतारमन। ऑल दो बेसिक थिंग्स, राइट। तो चैप्टर के लिए आपको क्या याद रखना है? बजट अगर आ रहा है 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी को हमने टेबल पे क्या रखा कि अगले आने वाले 1 साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कि शुरू होगा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से, गवर्नमेंट क्या हिसाब लगा रही है कितना पैसा हम उठाएंगे से थ्रू टैक्सेस एंड ऑल अदर सोर्सेस, और हम उसमें से कितना खर्चा कहाँ कहाँ पे करेंगे। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट वी कॉल एज गवर्नमेंट बजट। आई होप डेफिनेशन बच्चों में यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो फिजिकल ईयर आपको यहाँ पे दे रखा है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे आपको बच्चों एक चीज याद रखनी है, जो हम अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट का बजट अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अलग होता है। हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें जो पढ़ना है, हम पढ़ेंगे बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, या जिसको हम यूनियन बजट भी बोलते हैं। ठीक है, सो वो चीज आप याद रखेंगे, हम एक स्टेट का बजट नहीं पढ़ रहे, राइट। सो आई एम रेफरिंग टू दिस बुलेट पॉइंट। Budget is prepared by government at all levels, that is central government, state government, and local government prepares its respective annual budget. However, we will restrict our studies to the budget of central government, known as the union budget. ठीक, सो दिस वाज द वेरी बेसिक। यहाँ पे लर्न करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज याद करनी है, विच इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, डेफिनेशंस बच्चों में, अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ क्लास में कि प्लीज बुक की याद करें, अपनी डेफिनेशंस ना बनाएं, ताकि आप एक भी उसमें पॉइंट मिस ना करें और आपके नंबर ना कटें। ठीक है, ओके, सो नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको मार्क करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। आप सीबीएसई के पेपर की बात करें तो, आप अपने अगर इस पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वाइवा की बात करें तो कोई भी ऐसा एग्जामिनर नहीं होगा जो ऑब्जेक्टिव ना पूछे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेट अस लुक ओवर दोस। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? संसाधनों का पुनः आवंटन, राइट। अब रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नाम से हमें क्या पता चल रहा है? रिसोर्सेज जो है हमारे पास, हमें उन्हें रीएलोकेट करना है, मतलब इधर से उधर करना है। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, गवर्नमेंट पैसा उठाएगी, कहाँ से उठाएगी और उसको कहाँ पे लगाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ हमें एग्रीकल्चर में सब्सिडी देनी है, या मेरे को एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, तो मेरे को वहां पे सब्सिडी देनी है या टैक्स में छूट देनी है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। सो लेट अस लुक इनटू दिस एंड आई एक्सप्लेन इट फर्दर। सो थ्रू द बजटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद, मार्क करेंगे, इकोनॉमिक which is profit maximization, and social which is public welfare priorities in the country. ठीक है, सो गवर्नमेंट ने दोनों चीजें देखनी है, बिकॉज सरकार जो है पूरा देश चला रही है। वहां पे आपका प्राइवेट सेक्टर भी है जो कि मेनली प्रॉफिट के लिए काम करेगा, आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी है या पब्लिक सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो दोनों चीजें सपोर्ट करनी है साथ में, इकट्ठे, राइट। So with the economic and social priorities of the country. So government इसके थ्रू इसको कर कैसे सकती है? Government can influence allocation of resources through the two ways. First one, tax concessions और subsidies. तो जैसे हमने कहा, अब यहाँ पे बच्चों एक चीज याद रखना, गवर्नमेंट के पास ब्रॉडली दो टूल्स हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं, एक है टैक्स और दूसरा है सब्सिडी, राइट। तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है और सब्सिडी देती है। ठीक है, तो ये चीज बार बार आएगी।
तो पहला पॉइंट देखेंगे, टैक्स कंसेशन और सब्सिडी। पहले समझा देती हूँ, देन वी रीड द पॉइंट। सो अगर मैं कहूँ गवर्नमेंट ने किसी, जैसे मैंने पहले कहा एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, एग्रीकल्चर में सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने फॉर एग्जाम्पल खादी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है, ठीक है, तो हमारे जो रूरल आर्टिसंस हैं उनको प्रमोट करना है, उनको हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करना है। तो गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए क्या करेगी, या तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे या उस पे टैक्स में छूट दे, जिसको हम टैक्स कंसेशन कहते हैं। बट अगर मैं कहूं ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हार्मफुल हैं, ठीक है, जिनको गवर्नमेंट ने लिमिट करना है, फॉर एग्जांपल से अगर मैं कहूं लिकर, शराब या सिगरेट्स, ड्रग्स, ऐसी चीजें जो कि नुकसान पहुंचाएंगी, जिनको लिमिट करना है, गवर्नमेंट उस पर क्या करेगी, टैक्स लगाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही वाला पॉइंट आपका आएगा। सो रीड करेंगे एक बार। सो टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, government can give tax concession, subsidies, etc. to the producers. For example, government, अब यहाँ एग्जाम्पल जरूर देंगे पेपर में, government discourages the production of harmful consumption goods like liquor, cigarettes, etc. through heavy taxes. ठीक है, तो ये आपको पता होगा इन चीजों पे टैक्स ज्यादा लगता है। एंड एनकरेजेस द यूज ऑफ खादी प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया, बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। सब्सिडीज यहां पे आ गया, नहीं तो आप टैक्स कंसेशंस भी साथ में जोड़ सकते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा आता है हमारा डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो जहां पे ऐसे एरियाज जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी कम है, ठीक है, या स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स है, जैसे हम डिफेंस की बात करें, ठीक, तो ऐसे एरिया जहां पे प्राइवेट सेक्टर फोर्थ कमिंग ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा आगे नहीं आएगा, चाहे उनको लॉसेस हैं इस वजह से या मैनेजमेंट इश्यूज, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, तो गवर्नमेंट वहां पे खुद डायरेक्टली प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वो भी क्या है, उसके लिए भी पैसा, उसके लिए भी रिसोर्स चाहिए, पैसा चाहिए, सो दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ reallocation of resource objective. So let us look at the point. So directly producing goods and services, there are many non-profitable economic activities which are not undertaken by the private sector, तो वो public sector करेगा, like water supply, sanitation, law and order, national defense, etc. These are called public goods, ठीक है। इसको पब्लिक गुड्स या इनको कॉमन गुड्स भी बोलते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस पे यूजुअली 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। सो 1 मार्क का क्वेश्चन अभी नीचे आएगा तो फिर बताऊंगी। सच एक्टिविटीज आर नेसेसरली अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड टू रेज, आई हैव टू इरेज दिस, टू रेज सोशल वेलफेयर, ठीक है। सो पब्लिक गुड्स, such activities are necessarily undertaken by government in public interest and to raise social welfare. तो हमने दोनों चीजों की बात की, प्राइवेट सेक्टर को कहाँ पे बढ़ावा देना है, सब्सिडी देनी है, कंसेशन देनी है, या कहाँ पे लिमिट करना है, वो भी सरकार करेगी, और जहां पे सोशल वेलफेयर की बात है वो भी सरकार देखेगी। एंड दैट इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विच इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस, ठीक है। तो 3 नंबर के लिए यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ ये एक अकेला पॉइंट आ जाएगा, यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ स्टफ टू राइट। सो शुरुआत वाली लाइन आपने यहाँ पे लिखी जो मैंने आपको ये पूरा मार्क कराया, एंड यू विल राइट दीज 2 पॉइंट्स टू गेट 3 मार्क्स, ठीक। ओके, सो लेट अस प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट थिंग। आपको इसी के नीचे मिल रहा होगा बच्चों पब्लिक गुड्स। अब एज फार एज आई रिमेम्बर 2025 के सीबीएसई के पेपर में पब्लिक गुड्स के ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन, एक एमसीक्यू आया था, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से देखेंगे। सो पब्लिक गुड्स क्या है, पब्लिक गुड्स को कॉमन गुड्स भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर मैं कहूँ आपके घर के पास जो सड़क है, सड़क किसने बनाई, सरकार ने बनाई। सड़क जो है वो सारे यूज करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं वहां पे रोक लगा दूं कि नहीं ये पूरी रोड मेरी है और मेरा जो नेबर है मेरी उससे लड़ाई है तो मैं कहूँ कि ये तुम नहीं यूज करोगे, आई कांट डू दैट, राइट, वो पॉसिबल नहीं है। तो पब्लिक गुड्स क्या है, इसलिए मैंने कहा कॉमन गुड्स, वो सारे इस्तेमाल करेंगे, मैं किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकती, चाहे वो इंसान टैक्स भी ना पे कर रहा हो, फ्री राइडर हो, वो उसको ऐसे ही इस्तेमाल करे, उसको लिमिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो लेट अस लुक एट द 2 फीचर्स। सो पब्लिक गुड्स must be provided by the government, they are provided by the government. The main 2 features of public goods are
फर्स्ट वन, दे आर नॉन राइवलरस। नॉन राइवलरस नाम से हमें क्या पता चल रहा है? राइवलरी क्या होती है? मतलब लड़ाई होना आपस में, ठीक है। सो बीइंग अगेंस्ट ईच अदर, दे आर नॉन राइवलरस। तो जैसे मैंने आपको कहा, आप दूसरे को ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, तो मैं किसी को वहां पे हटा नहीं सकती उसको इस्तेमाल करने के लिए, सारे उसको मिल के इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने रोड कहा, या आपके घर के सामने अगर पार्क है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है, तो वो सब इस्तेमाल करेंगे, एंड इट इज नॉन राइवलरस, ठीक है। सो रीड द पॉइंट फर्स्ट, द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल टू ऑल, ठीक, एंड आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर कंज्यूमर, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकती वो पूरा पार्क मेरा है, तुम यहाँ पे नहीं आओगे, वो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंसिडर अ पब्लिक पार्क, ये यहाँ पे दे रखा है, द बेनिफिट्स ऑफ पार्क विल बी अवेलेबल टू ऑल, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल। नाम से ही पता चल रहा है नॉन एक्सक्लूडेबल, मतलब हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमने ऊपर भी बात की, हम किसी को उसके यूज से हटा नहीं सकते, चाहे वो इंसान उसकी पेमेंट भी ना कर रहा हो, टैक्सेस ना दे रहा हो, फॉर एग्जाम्पल। सो रीड अप द पॉइंट, इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स देयर इज नो पॉसिबल वे टू एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ द गुड। ड्यू टू दिस रीजन public goods are called non-excludable. Even if some users do not pay, it is difficult to collect fees for the public good. These non-paying users are known as free riders. ठीक है। तो फ्री राइडर्स आप अगर एक्चुअली अपने आसपास देखें तो आपको काफी सारे ऐसे मिल जाएंगे, तो हमें लगता है कि दूसरा कोई काम कर दे और हम उसका फायदा उठा लें, दैट इज नथिंग बट एक्टिंग एज अ फ्री राइडर। तो अगर कोई टैक्स नहीं भी पे कर रहा, तो अगर वहां पे एक ने पे किया, दूसरे ने भी पे किया, जरूरत है तो गवर्नमेंट ने रोड बनाई, और जिसने नहीं पे किया वो भी उसका फायदा उठाएगा, सो दैट पर्सन इज नथिंग बट अ फ्री राइडर, ठीक है। इससे ज्यादा यहाँ पे डिटेल आपको जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको क्या याद रखना है? पब्लिक गुड्स कॉमन गुड्स है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है फॉर सोशल वेलफेयर, दे आर नॉन राइवलरस, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक। सो ये हमारा एक सेपरेट एस्पेक्ट, एक चीज कॉन्सेप्ट आ गया था जो हमने शुरुआत की जिसकी, अपने पहले ऑब्जेक्टिव से, विच वाज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो अब आते हैं अपना दूसरे ऑब्जेक्टिव पे। तो तुम्हारा सेकंड ऑब्जेक्टिव बच्चों यहाँ पे है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अब ये वाला ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी बार 3 नंबर में आ जाता है। तो नाम से हमें क्या दिख रहा है? इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, ठीक है, उसको कम करना। ऑब्वियस सी बात है, सरकार से एक्सपेक्टेड होगा। इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है, मतलब जो डिफरेंस है, जो गैप है पुअर और रिच सेक्शन में, वो बढ़ता जा रहा है, राइट। तो उसको कम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड यूजुअली, राइट। तो गवर्नमेंट इसको कैसे कम करे? क्या करे गवर्नमेंट? फिर से यहाँ पे हम टैक्स और सब्सिडी की बात करेंगे। गवर्नमेंट किस पे टैक्स ज्यादा लगाएगी? जो रिच लोग हैं उन पे टैक्स ज्यादा लगाएगी, चाहे इनकम टैक्स है या उनके द्वारा जो कमोडिटीज खरीदी जाती हैं, जैसे लग्जरी गुड्स, तो उन पे टैक्स ज्यादा लगाएगी। जो पैसा उनसे कलेक्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, वो सब्सिडी की तरह दिया जाएगा टू द पुअर सेगमेंट, राइट। एंड दिस इज हाउ वी ट्राई टू बैलेंस आउट और रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज। तो एक बार पॉइंट पढ़ लेंगे। इनकम inequality is an inherent part of every economic system. Government aims to reduce such inequalities of income and wealth through its budgetary policy. Government aims to influence distribution of income by imposing taxes on the rich and spending more on the welfare of the poor. ठीक है? It will reduce the income of the rich and raise the standard of living of the poor, thus reducing inequalities in the distribution of income. यहाँ पे बच्चों आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जो उज्ज्वला योजना है उसका। सो फ्री एलपीजी कनेक्शन अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एंड फूड ग्रेन्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस to the below poverty line families, BPL families, by the government helps to raise quality of life of the BPL population. ठीक है। So I hope you are clear with this. Example आप यहाँ पे देके इसको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो 3 नंबर में ये काफी बार आने वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पे अब एक चीज बताऊंगी जरूर, ठीक है। पहले एक इसके साथ एक और चीज ऐड करा देती हूँ। हालांकि
थोड़ा सा डिफरेंस है, बट स्टिल वी कैन ऐड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अलोंग विद दिस, राइट? तो इससे पहले मैं क्वेश्चन पे आऊं, लेट मी जस्ट गो डाउन एंड टेल यू दैट एस्पेक्ट। सो अगर हम बुक में देखें बच्चों, आखिरी जो यहाँ पे पॉइंट है, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज मतलब यहाँ भी डिस्पैरिटीज की बात हो रही है, डिफरेंस की बात हो रही है, पर बिटवीन रीजन्स, ठीक है? तो रीजन्स मतलब यहाँ पे मैं दो एरियाज की बात कर रही हूँ, रूरल एरिया और अर्बन एरिया, ठीक? तो यहाँ पे भी हमारा इशारा किस तरफ है? अर्बन एरिया ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, और रूरल एरियाज है वो पिछड़े हुए रह जाते हैं। तो हमें उसमें भी क्या करना है? रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए उनको बढ़ावा देना है। और बढ़ावा कैसे देना है? वहां पे अगर कोई प्रोडक्शन करना चाहे, कोई अपना यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहे, तो हम उसको ईज आउट करेंगे, हम उसको सब्सिडी देंगे, हम उसको टैक्स कंसेशन देंगे, ताकि वो अपना प्रोडक्शन वहां पे सेटअप करे। उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगी, राइट? सो एक बार पॉइंट यहाँ पे देख लेंगे, एंड यू कैन कंबाइन दिस पॉइंट विद द सेकेंड पॉइंट जो भी हमने पढ़ा, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज, जो पॉइंट नंबर 2 में बात कर रहे थे। The government budget, so reducing regional disparities. The government budget aims to reduce regional disparities through its taxation and expenditure policy for encouraging setting up of production units in economically backward regions. ठीक है? तो बिल्कुल एग्जैक्टली समर्ज नहीं कर रहा है सेकेंड पॉइंट से, बट अगर हमारे पास वो वाला पॉइंट आ जाता है लिखने के लिए, इनकम इनइक्वालिटीज को कम करता है, पहले हम वही चीज लिखेंगे, साथ में हम ये भी जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो रीजन्स के बीच में भी डिस्पैरिटी कम करता है गवर्नमेंट बजट, जो है वो एम करता है, राइट? सो लेट अस मूव बैक टू आवर सेकेंड पॉइंट। सो अब यहाँ पे एक चीज बच्चों क्लैरिफाई करना चाहूंगी फ्रॉम एग्जाम व्यू पॉइंट, ठीक है? तो वो बड़े ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ज्यादातर एक सिचुएशन दी है या केस स्टडी दी है, एक स्टेटमेंट दी होगी, आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना है कि गवर्नमेंट इस चीज के थ्रू क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रही है अपने गवर्नमेंट बजट का। तो वहां पे, क्योंकि हमने जो पहले दो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, दोनों में ही बच्चों क्या आ रहा है? दोनों में ही टैक्स लगाती है या कंसेशन देती है, टैक्स कंसेशन देती है या सब्सिडी, दोनों में ये चीज आ रही है, ठीक है? तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी, और रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ एज वेल। तो कई बार यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। 3 नंबर का क्वेश्चन आया कि स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ कि कौन सा ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट अचीव करना चाह रही है। सो वहां पे अगर मैं वो कंफ्यूजन होगी, मैंने ऑब्जेक्टिव ही गलत आइडेंटिफाई कर लिया, उस आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफिकेशन का 1 नंबर होगा, ठीक है? और उसको एक्सप्लेन करने का 2 या 3 नंबर होंगे, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, 3 नंबर का या 4 नंबर का। मेरा आइडेंटिफिकेशन ही बच्चों गलत हो गया, तो मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी अकॉर्डिंगली गलत हो जाएगी, और आई विल लूज आउट कंप्लीटली ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, यहाँ पे एक चीज बच्चों याद रखना, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो हम तभी लिखेंगे जब हमें क्वेश्चन से बड़ा क्लियर हो कि रिच सेक्शन से, एक सेक्शन से पैसा लेके दूसरे सेक्शन को दिया जा रहा है। तो रिच से अगर पुअर को दिया जा रहा है, इफ दिस इज हैपनिंग, देन ओनली यू विल राइट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो प्रोडक्शन से रिलेट कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, या इसकी बात नहीं कर रहा, राइट? सो टेकिंग अवे फ्रॉम रिच एंड गिविंग टू द पुअर सेक्शन, इसकी बात नहीं कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? यू विल राइट योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विच इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस छोटी सी ट्रिक को याद रखना, ताकि आपका 3 या 4 नंबर वाला क्वेश्चन जो आए वो गलत ना हो, आइडेंटिफिकेशन वाला। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट, ठीक है? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो पहले वाले दोनों ऑब्जेक्टिव बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार वाइवा में भी बहुत बार पूछे जाते हैं एकदम से। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज, वो क्या होता है? सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद दैट। कमिंग टू आवर थर्ड ऑब्जेक्टिव,
विच इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब यहाँ थोड़ा समझने की ज्यादा जरूरत है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में आर्थिक स्थिरता बोलते हैं, मतलब मेरा जीडीपी, पहले समझा रही हूँ फिर इसको पढ़ेंगे, बिकॉज एकदम से पढ़ के नहीं क्लैरिटी हमें मिलती। सो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्टेबल रहे, दिस इज माय एम, राइट? सो माय जीडीपी ग्रोथ शुड बी स्टेबल, या शुड बी इंक्रीजिंग, ठीक है? फ्लक्चुएशंस ना हो, दैट इज माय एम, राइट? सो नो फ्लक्चुएशंस। तो कोई भी इकोनॉमी बच्चों ये नहीं चाहेगी कि, जैसे कोई भी इंडिविजुअल नहीं चाहेगा, इंडिविजुअल हमेशा क्या चाहते हैं, मेरी इनकम बढ़े। एनी इंडिविजुअल, एनी रैशनल इंडिविजुअल वुड वांट दिस, राइट? कोई ये तो नहीं चाहेगा मेरी कभी इनकम कम हो रही है, कभी इनकम बढ़ रही है, सो दैट विल बी अनसर्टेनिटी फॉर मी। सो सिमिलरली इकोनॉमी क्या चाहती है, जीडीपी बढ़े और फ्लक्चुएशन ना हो, उतार चढ़ाव ना हो। तो उसके लिए बच्चों क्या जरूरी है, this will happen. So GDP growth, there should be no fluctuation. For this, what we need, or this implies what we should have price stability. अब प्राइस स्टेबिलिटी क्यों चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, एज इन व्हाट वी हैव इज इन्फ्लेशन, ठीक है? सो इफ वी हैव इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ेगा तो उसका जीडीपी पे बुरा असर पड़ेगा, इट विल बी डेट्रीमेंटल टू आवर जीडीपी ग्रोथ। हाउ? दो तरीके से। प्राइस बढ़ेगा तो पहली चीज वो डिमांड को अफेक्ट करेगा नेगेटिवली, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है? दूसरी चीज, प्राइस बढ़ा तो रॉ मटेरियल भी मेरा महंगा हो जाएगा, प्रोड्यूसर की बात कर रही हूँ, रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली मेरी सप्लाई अफेक्ट होगी इन अ नेगेटिव वे, ठीक है? दोनों ही तरीकों से, डिमांड कम होगी तो भी हम रिसेशन की तरफ जाएंगे, सप्लाई कम होगी हमारी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम होगी, एंड माय जीडीपी विल बी फॉलिंग, राइट? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस, ठीक है? थोड़ा बहुत चलता है बट ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। सच फ्लक्चुएशंस क्रिएट अनसर्टेनिटीज इन द इकोनॉमी, ठीक है? Government can exercise control over these fluctuations through taxes and expenditures. तो गवर्नमेंट के पास जो दो हथियार हैं मेन, हमने यहाँ पे जो बात की, टैक्सेस और जो गवर्नमेंट की रिसीट्स का हिस्सा बनेंगे, और गवर्नमेंट का खर्चा, ठीक है? तो वो कैसे होगा, लेट अस लुक एट दोस टू पॉइंट्स एज वेल। तो यहाँ पे आपको दो बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अब यहाँ थोड़ा सा पॉइंट चेंज कराऊंगी पर एक बार पॉइंट पहले पढ़ लो। इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज इमर्ज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन एग्रीगेट सप्लाई। 11th में आप, अभी हमने तीसरा यूनिट नहीं पढ़ा इसलिए एडी और एएस का मैं जिक्र यहाँ पे नहीं कर रही। तो सिंपल सी भाषा में जैसे मैंने कहा, इन्फ्लेशन कब होगा, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, ठीक है? तो डिमांड जब सप्लाई से ज्यादा है तो हमें क्या करना है, डिमांड को कम करना है, ठीक है? आई हैव टू पुल दिस डिमांड डाउन, राइट? तो डिमांड कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर दे, आया ना? ठीक है? तो हमेशा याद रखना बच्चों, एक्सपेंडिचर एंड डिमांड आर सिनोनिमस, ठीक है? So expenditure and demand are, right? तो अगर मैं कहूं, सो अगर ये आपको चीज समझ नहीं आई, लेट मी एक्सप्लेन दिस। सो अगर मैं कहूं, मैं से इफ आई हैव टू बाय अ टी शर्ट, राइट? सो मैंने 500 रुपए की टी शर्ट खरीदी, मैंने 500 रुपए का खर्चा किया, तो आई एम क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी वर्थ 500, राइट? तो 500 रुपए का खर्चा, 500 रुपए का खर्चा इज इक्विवेलेंट टू 500 रुपए की डिमांड। सो दैट इज द रीजन आई सेड द एक्सपेंडिचर एंड डिमांड आर सिनोनिमस, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक? सो गवर्नमेंट क्या करे, अगर गवर्नमेंट को डिमांड इकोनॉमी में कम करनी है तो गवर्नमेंट अपना खर्चा, अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपना खर्चा तो कम कर दिया, लोगों का खर्चा कैसे कम करे, बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस, राइट? सो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी, टैक्सेस बढ़ाएगी तो लोगों के जो पास पैसा है वो कम हो जाएगा और लोग खर्चा कम करेंगे, ठीक है? तो एक बार ये पॉइंट पढ़ो, आई जस्ट मेक अ लिटिल चेंज इन दिस।
Inflationary tendencies emerge when aggregate demand is higher than aggregate supply. Government can bring down aggregate demand by reducing its own expenditure. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इसको आसान और कंप्लीट भी कर लेंगे हम साथ में. सो इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ठीक है, इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, यहाँ पे if I write can be controlled by reducing government expenditure and raising the taxes. सिंपल सा पॉइंट, ठीक है. तो इन्फ्लेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेजिंग द टैक्सेस. यहाँ पे टैक्सेस वाला हिस्सा नहीं लिखा था, आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट एज वेल. तो ये आपका बन गया पहला बुलेट पॉइंट, पहला तरीका या पहला केस जो कि हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है. ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर. डिफ्लेशन में हमने क्या कहा था? डिफ्लेशन मतलब प्राइसेस कम जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी डिमांड कम है. तो प्राइस कब कम होगा? जब डिमांड कम होगी सप्लाई से, ठीक है. तो डिमांड कम है तो हमें क्या करना है? डिमांड को अपलिफ्ट करना है, बढ़ावा देना है. तो इसको अपलिफ्ट करने के लिए जस्ट रिवर्स करेंगे, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे और टैक्सेस को कम कर दे. तो वही चीज यहाँ लिखी है. सो ड्यूरिंग डिफ्लेशन government can increase its expenditure and give tax concessions and subsidies. ठीक है. तो टैक्स में कमी विच इज टैक्स कंसेशन या सब्सिडीज गवर्नमेंट दे, जो कि उसके वजह से एक्चुअली खर्चे का ही पार्ट है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. तो अगर हमें 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, हम बहुत ज्यादा इलेबोरेट आपको और करने की जरूरत नहीं है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती क्या है? कल्मिनेट्स इनटू प्राइस स्टेबिलिटी. सो फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए. वी राइट अबाउट दैट. सो दिस इनिशियल बिट ऑफ इट. और दो सिचुएशंस में, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में, गवर्नमेंट क्या करेगी आपको ये बताना है, ठीक है. बजट को कैसे इस्तेमाल करेगी. आई होप वी आर क्लियर विद दिस. थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है. अब आते हैं अपना अगले छोटे से ऑब्जेक्टिव पे, जो कि पेपर में यूजुअली बच्चों कम आता है, बिकॉज इट्स अ लिटिल स्मॉलर पॉइंट, बट सिलेबस का हिस्सा है, हमें पता होना चाहिए, हम पढ़ेंगे इसको जरूर, ठीक है. सो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. अब जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है, जिनको हम PSUs या PSEs भी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सिंपल सी भाषा में सरकारी कंपनियां जो हैं, ठीक है. तो जो भी सरकारी कंपनियां हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको ओन करती है, उनको रन करती है, तो उनकी बजटिंग एक्सरसाइज, उनको फाइनेंस करना, उनके लॉसेस हैं तो उनको देखना, राइट. सो उनकी जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द गवर्नमेंट बजट, ठीक है. तो वही यहाँ पे उसी की बात करेंगे. सो देर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. नेचुरल मोनोपोलीज आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस. which are established and managed for social welfare of the public. Budget is prepared with the objective of making various provisions for managing such enterprises and providing them financial help, right. तो अगर उन्हें हेल्प की जरूरत है तो गवर्नमेंट वो भी कहाँ से केटर करती है? थ्रू द गवर्नमेंट बजट, ठीक है. सो दिस इज योर smaller objective of management of public enterprises. Now coming over to last objective बच्चों जो हमारा यहाँ पे है, again this is an important one for 3 marks, economic growth, ठीक है. अब economic growth जिसको सिंपल सी चीज हमेशा याद रखो, जैसे आपने 10th में भी ये चीज पढ़ी हुई है, अगर इफ यू रिमेम्बर, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नथिंग बट अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन GDP, ठीक है. जो GDP ग्रोथ होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. अब GDP बढ़ाने के लिए, GDP क्या होता है? सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस इज नथिंग बट टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मैं सिंपल सी भाषा में लिख दूं, माय टोटल प्रोडक्शन. तो मार्केट वैल्यू जो हमारे गुड्स और सर्विसेज की है, ठीक है. तो मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मेरा GDP बढ़ेगा, इन वेरी सिंपल टर्म्स, राइट. तो प्रॉपर डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन जो हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के हिसाब से पढ़ते हैं, उसकी बात ना भी यहाँ पे करें.
सिंपल सी भाषा में जीडीपी बढ़ाना मतलब प्रोडक्शन बढ़ानी। ठीक। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों? तो प्रोडक्शन तब बढ़ेगी जब मेरे पास, सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज दिस, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को पैसा चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो किसी बिजनेस हाउस को पैसा चाहिए है, जिसके लिए वो लोन्स लेते हैं, जहां से भी अरेंज करते हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने कहा, जैसे मैंने अभी बात की, कोई बिजनेस हाउस है, उसके पास अपने पैसे नहीं है, ठीक है, तो बहुत छोटे स्केल पे हम कर रहे हैं, तो यूजुअली आपके पास शुरुआत में उतना पैसा नहीं होगा, तो अगर आप वहां पे आपके पास एक पॉसिबिलिटी बचती है दैट यू हैव टू एंड अप टेकिंग अ लोन, राइट? तो आप लोन लोगे बैंक से। ठीक है, तो बैंकों के पास पैसा कहाँ से आएगा? याद करो, बैंकों के पास पैसा हमारा ही है, पब्लिक का, दैट कम्स थ्रू सेविंग्स। ठीक। तो अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, सो इफ आई राइट इट इन अ सर्कुलर वे, सो व्हाट डू वी हैव सेविंग्स लीडिंग टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स बढ़ेंगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, जीडीपी इज नथिंग बट समवेयर इंडिकेट्स द इनकम ऑफ द इकोनॉमी। इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स भी बढ़ेंगी। सो एक ये जो मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ बुक में नहीं दिया हुआ है, ये मैं समझाने के लिए यूजुअली बच्चों को बताती हूँ। सो इसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों? वर्चुअस साइकिल। वर्चुअस मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, सेविंग्स बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, राइट? ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट नाउ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी बढ़ाना, जीडीपी मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना, तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी? जब इन्वेस्टमेंट होगी। गवर्नमेंट का बजट यहाँ पे क्या करेगा? गवर्नमेंट का बजट बुक के हिसाब से दो, यहाँ पे दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तीसरा पॉइंट में सेविंग्स का ऐड करा दूंगी। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट सेविंग्स कैसे बढ़ाए, तो यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जैसे गवर्नमेंट ने हमने ऊपर उज्ज्वला योजना पढ़ा था, राइट? तो यहाँ पे एग्जांपल आप डाल सकते हैं, जन धन योजना। ठीक है, तो सरकार लेके आई जन धन योजना, जिसमें जो फैमिलीज हैं, खास तौर से रूरल एरियाज में जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, उनके उनको प्रमोट करो, वो खाते खुलाएंगे। खाता खुलाएंगे तो पैसे डालेंगे, और पैसे डालेंगे तो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन होगी, सेविंग्स को बढ़ावा मिलेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली ये चेन चल जाएगी, राइट? सो दैट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इंक्रीजिंग दी डिपॉजिट्स, देयर बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरा, गवर्नमेंट अगर टैक्स कंसेशन देके जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़ावा दे रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पे आपको प्रोवाइड कर देंगे या टैक्स में छूट दे देंगे, तो इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रमोट करती है इन्वेस्टमेंट को और प्रोडक्शन को। दैट इज अनदर एस्पेक्ट। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, गवर्नमेंट अगर खुद खर्चा करे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन में सहूलियत मिलेगी, बिकॉज प्रोडक्शन, व्हेन वी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल बैंकिंग की हमने बात की, राइट? तो बैंक्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की, रोड्स की बात करें, दे आर अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दैट ऑल इज रिक्वायर्ड पुट टुगेदर टू इंक्रीज द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे पॉइंट देख लेंगे। लेट मी इरेज ऑल दिस फर्स्ट। सो लुक एट द पॉइंट बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ। So economic growth implies a sustained increase in the real GDP of an economy. That is an increase in volume of goods and services produced in an economy. ये तो बच्चों इसका मीनिंग हो गया। Budget can be an effective tool to ensure economic growth in a country. ठीक है, कैसे? First one, if the government provides tax rebates and other incentives for productive ventures and projects, it can stimulate savings and investment in an economy. ठीक है, यहाँ पे I would just pick up, I would say it can stimulate investments in an economy, not the savings. ठीक है, तो प्रोडक्टिव जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनको अगर टैक्स में छूट मिलेगी या बाकी इंसेंटिव मिलेंगे, तो उससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। दिस इज वन पॉइंट। पॉइंट नंबर टू,
spending on infrastructure of an economy, right? So spending on infrastructure enhances the production activity in different sectors. Government expenditure is a major factor that generates demand for different types of goods and services in an economy, which induces growth in private sector too. ठीक है, तो आप पहली लाइन भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो दैट विल ऑल्सो डू जस्ट एज वन पॉइंट. यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट बच्चों जरूर ऐड कर लेना, जो मैंने आपको वो वर्चुअल साइकिल के थ्रू एक्सप्लेन किया था. ठीक है, तो आप यहाँ पे वो भी ऐड करेंगे जरूर. सो आई एम राइटिंग ओवर हियर. ठीक है, सो थ्रू द गवर्नमेंट बजट, थ्रू द गवर्नमेंट बजट, government promotes savings slash deposit mobilization through schemes like जन धन योजना. तो योजनाएं बच्चों वैसे भी थोड़ी जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स तो सारी काफी सारी योजनाएं रिलेट करती हैं, बिकॉज इकोनॉमी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैक्रो लेवल हम पढ़ रहे हैं. तो योजनाएं हमें पता होनी चाहिए और वो कहाँ कहाँ किस तरीके से अफेक्ट करेगी. सो फॉर मी दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो ये आप जरूर इनकॉर्पोरेट करें. तो इनिशियल पार्ट बिट हमने यहाँ पे लिखा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और हम बजट से उसको कैसे गवर्नमेंट अचीव कर सकती है. सो आई हैव गिवन यू 3 points फॉर दिस एज वेल. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, अगला वाला जो 6th वाला जो बच्चों हमारा है, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, ये मैंने आपके साथ पहले ही कवर कर लिया. जो मैंने आपको कहा, आप अपने सेकंड ऑब्जेक्टिव रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बिकॉज ये अलग से बहुत कम पूछा जाता है, राइट. सो मोस्टली यहाँ पे हमने टॉपिक बच्चों कर लिया है. बस लास्ट एक बिट आपको बता दूं, वैसे सारे ही हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो इम्पोर्टेंट है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, पहला वाला. ठीक है, दूसरा वाला इनकम इनइक्वालिटीज वाला. सो इनकम इनइक्वालिटीज. सो सेकंड वन, दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. ये बच्चों याद रखना, जो बहुत बार 3 नंबर में आते हैं और इसमें कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दी. ठीक है, तीसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड द फोर्थ वन इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां पे मैंने आपको एक वाला पॉइंट भी वहां पे ऐड करवाया. ठीक है, so I hope we are sorted with as regards our very first topic of objectives of the government budget. 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो समझ के पॉइंट्स ऑब्वियसली याद करने हैं. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास नाउ with the next topic, which is components of the government budget. ठीक है, so thank you so much and keep studying.